नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग टॉपिक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कोऑपरेटिव बैंक, या जिसे हिंदी में कहते हैं सहकारी बैंक, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सहकारी बैंक मुख्य रूप से कैसे कार्य करता है, कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, इन सब प्रमुख बिंदुओं के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास मुख्य रूप से क्लास 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की यह क्लास BA MA के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण तथा जो विद्यार्थी UGC नेट JRF एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक की बात की जाए तो मुख्य रूप से अगर सहकारिता पर गौर किया जाए तो सहकारिता को विकास का एक कारक माना जाता है। सहकारिता का अर्थ होता है जब आपस में मिलजुल कर लोग परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए विकास करने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे प्रयत्न को मुख्य रूप से सहकारिता कहा जाता है। भारत में सहकारिता की शुरुआत जो है आज़ादी से पहले से मानी जाती है। लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पारित किया गया था और इसके पहले सहकारिता वित्तीय क्षेत्र में 1907 में शुरू की जाती है। तो सहकारिता मुख्य रूप से वित्तीय क्षेत्र में 1907 में शुरू की जाती है और 1904 में सहकारिता सोसाइटी एक्ट लॉर्ड कर्जन के काल में यह अधिनियम पारित किया गया था। अब सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक की बात की जाए तो कोऑपरेटिव बैंक एक प्रकार का वित्तीय संस्थान होता है जो आपसी सहयोग और सदस्यता प्रणाली पर आधारित होता है। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे किसानों और छोटे व्यापारियों तथा लघु उद्योगों को किफ़ायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना होता है। कोऑपरेटिव बैंकिंग प्रणाली भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो मुख्य रूप से कृषि और लघु उद्योगों के विकास में सहायक होती है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव बैंक जो है आपसी सहयोग पर आधारित है और यह बैंक जो है अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। अगर कोऑपरेटिव बैंक की विशेषताओं की बात की जाए तो कोऑपरेटिव बैंक में सहकारी स्वामित्व देखने को मिलता है और कोऑपरेटिव बैंक उनके सदस्यों द्वारा ही स्वामित्व और प्रबंधित किए जाते हैं। इसके अलावा लाभ का वितरण, तो इन बैंकों का उद्देश्य अधिकतम मुनाफा कमाना नहीं होता है बल्कि लाभ को सदस्यों के बीच में बांटना होता है। कोऑपरेटिव या सहकारी बैंक अन्य व्यापारिक बैंकों की तुलना में कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं, यह भी एक विशेषता है। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में कोऑपरेटिव बैंक जो है सेवाएं अपनी उपलब्ध कराते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंक जो है सहकारी या कोऑपरेटिव बैंक किसानों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में कोऑपरेटिव बैंक व्यापारियों और मध्यम वर्ग को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक का विनियमन जो है वह RBI द्वारा और नाबार्ड द्वारा किया जाता है। कोऑपरेटिव बैंक का नियमन RBI और नाबार्ड द्वारा किया जाता है। अब कोऑपरेटिव बैंक के प्रकार या कैसे कोऑपरेटिव बैंक कार्य करता है, तो कोऑपरेटिव बैंक के प्रकारों में मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, जिसमें एक ग्रामीण सहकारी बैंक है और दूसरा शहरी सहकारी बैंक है। ग्रामीण सहकारी बैंक जो है वह प्राथमिक सहकारी साख समिति, जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से कार्य करता है। तो देख लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक के प्रकारों में ग्रामीण सहकारी बैंक क्या है। तो यह मुख्य रूप से किसानों और ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं और
ग्रामीण सहकारी बैंक मुख्य रूप से 3 स्तरों पर कार्य करते हैं, जिसमें प्राथमिक सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। अब इनको देख लेते हैं। प्राथमिक सहकारी साख समिति किसे कहते हैं, जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक किसे कहते हैं और राज्य सहकारी बैंक किसे कहते हैं। तो प्राथमिक कृषि साख समितियों की अगर बात की जाए तो यह ग्रामीण स्तर पर कार्यरत होती है और किसानों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती हैं तथा ग्रामीण स्तर पर 10 लोग मिलकर एक समिति का गठन कर सकते हैं। प्राथमिक ग्रामीण साख समिति और प्राथमिक ग्रामीण साख समिति मुख्य रूप से ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाली समितियां हैं। अगली जो समिति है वह जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जो है यह प्राथमिक कृषि साख समिति से ऊपर की इकाई होती है और एक जिले में विभिन्न सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जिले में विभिन्न समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कार्य करती है। इसके अलावा राज्य सहकारी बैंक जो है यह जिला सहकारी बैंक के ऊपर कार्य करता है और पूरे राज्य में सहकारी बैंकिंग प्रणाली की निगरानी करने का कार्य जो है जिला सहकारी बैंक द्वारा किया जाता है। इसके अलावा शहरी सहकारी बैंक किस प्रकार से कार्य करता है, तो शहरी सहकारी बैंक जो है शहरों और कस्बों में छोटे व्यापारियों, लघु उद्योगों और वेतन भोगियों को सेवाएं प्रदान करते हैं। ये सहकारी समितियों द्वारा चलाए जाते हैं और आरबीआई द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव या सहकारी बैंक जो है ग्रामीण स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख समितियों द्वारा ऋण की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं और शहरी स्तर पर जो है यह कस्बों और छोटे व्यापारियों को, लघु उद्योगों और वेतन भोगियों को सेवाएं प्रदान करते हैं और आरबीआई इनका नियंत्रण करती है। कोऑपरेटिव या सहकारी बैंक के अगर लाभ की बात की जाए तो कोऑपरेटिव या सहकारी बैंक के लाभों में ग्रामीण पहला जो लाभ है वह है ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये बैंक जो है वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती हैं और यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती हैं जहां बड़े वाणिज्यिक बैंक पहुंच नहीं पाते हैं। तो उन छूटे हुए या वंचित या दूर दराज के क्षेत्रों में कोऑपरेटिव बैंक जो है अपनी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। तो ये सहकारी बैंक जो है किसानों और छोटे व्यापारियों को किफ़ायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। विभिन्न आकर्षक माध्यमों से जो है यह ऋण उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक विकास में तो कोऑपरेटिव बैंक जो है छोटे और मध्यम वर्गीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कार्य करती हैं तथा कोऑपरेटिव या सहकारी बैंक से जो है पारस्परिक सहयोग और सभ्यता पर आधारित मॉडल अपनाया गया है जिससे समुदाय में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। तो कोऑपरेटिव बैंक के लाभों में सहकारी भावना का विकास होना भी बताया जा सकता है। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक की कुछ चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर गौर करते हैं। जैसे प्रबंधन में भ्रष्टाचार की चुनौती। कई कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वह राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, जो प्रबंधन की चुनौती का भी सामना कर रहे हैं। इसके अलावा पूंजी की कमी, जो कोऑपरेटिव बैंकों के पास पूंजीगत संसाधन सीमित होते हैं जिससे ये बड़ी वित्तीय सेवाएं नहीं दे पाते हैं। तो पूंजी की कमी भी एक चुनौती के रूप में है। तकनीक पिछड़ापन, तो कई कोऑपरेटिव बैंक जो है डिजिटल बैंकिंग और कई तकनीकों में पिछड़े हैं जिससे ग्राहकों को असुविधा होती है। तो तकनीकी पिछड़ापन भी कोऑपरेटिव बैंक का एक प्रमुख चुनौती है। इसके अलावा ऋणों की वसूली, तो कोऑपरेटिव बैंक जो है कम ब्याज दर पर लोगों को ऋण देते हैं और कई बार लोग ऋण जो है चुकाने में असमर्थ होते हैं या देरी करते हैं जिससे बैंकों को घाटा हो जाता है।
तो इस प्रकार से बैंकों के लिए समय पर ऋण की वसूली की समस्या भी एक चुनौती बनी हुई है सहकारी बैंकों के लिए। सहकारी बैंकों को लेकर 1998 में बहुआयामी उद्देश्य अपनाया गया। 1998 में इस उद्देश्य में सहकारी बैंकों को व्यापारिक बैंकों की तरह कार्य करने की अनुमति दी जाती है तथा जिला सहकारी बैंक बचत जमा और समय जमा को स्वीकार करने लगती हैं। इसके अलावा लेकिन यह व्यापारिक बैंकों की तरह नहीं होती हैं और ये ऋण केवल जो है कृषकों को ही प्रदान करती हैं, अन्य क्षेत्रों को ऋण प्रदान नहीं करती हैं। 1999-2000 में एम खुसरो की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सहकारी बैंकों को सशक्त बनाने के संबंध में कुछ सुझाव दिए, जिसमें प्रमुख सुझाव जैसे कमज़ोर सहकारी बैंकों को आपस में विलय कर एक सशक्त सहकारी बैंक का गठन किया जाने का सुझाव एम खुसरो समिति ने दिया। इसके अलावा सरकार सहकारी बैंकों को पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराए, इसका भी जिक्र समिति ने अपने अनुमोदन में किया। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहकारी बैंकों के माध्यम से ही प्रारंभ की गई। सामान्यतः सहकारी बैंक जो है अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन ऋण प्रदान करते हैं, परंतु भूमि विकास बैंक 1921 के माध्यम से यह जो है दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक जो है भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। इन दोनों को अपनी संरचना और प्रबंधन में सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि ये आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बन सके और वित्तीय समावेशन में योगदान कर सकें। यही नहीं, नीतियों और तकनीकी उन्नति को अपनाया जाए तो कमर्शियल बैंक भारत में आर्थिक विकास में एक मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आज की इस क्लास में हम लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक के बारे में अध्ययन किया। पिछली क्लास में हम लोगों ने कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक के बारे में अध्ययन किया था।